हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनय कुमार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस एकेडमी पे। बच्चों, आज हम सबसे पहले फिजिक्स क्लास 12th शुरू करने जा रहे हैं। इस फिजिक्स क्लास 12th में भी आपकी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी तथा विद्युत चालन। इसमें 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा चैप्टर है आपका वैद्युत धारा। इन सारे चैप्टर्स में से आज हम यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत विभव तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वैद्युत विभव तथा क्षेत्र में आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। आइए एक-एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आपका वैद्युत आवेश। इसके बारे हम जानेंगे इसमें कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके सभी गुणों को जानेंगे। उसके बाद हम आएँगे गॉस के नियम का। ये बच्चों आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि ये रिसेंटली पेपर्स में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है आपका कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम बच्चों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार न्यूमेरिकल्स इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कई बार ये नियम भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हमारा एक टॉपिक कूलाम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चौथा टॉपिक आपका रहता है वैद्युत बल रेखाएँ। इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और पाँचवाँ आपका टॉपिक हो जाता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें बच्चों आपके गॉस का नियम भी पूछा जाता है और गॉस के नियम के अनुप्रयोग ये हम आगे वीडियोज़ में आपको बताने वाले हैं। छठा टॉपिक आपका हो जाता है द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों याद रखना अगर आपके पेपर में कोई इस पूरे चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो आपका गॉस का नियम, कूलाम का नियम, गॉस के नियम के अनुप्रयोग तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हम इसको करने के बाद इस इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बने हैं, हम सारे वो क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरा चैप्टर 1 का रोड मैप समझ में आया होगा। आइए आज हम लोग सबसे पहले वैद्युत आवेश की पूरे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हमारा टॉपिक पहला हो जाता है वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आवेश वह बल है जो किसी अन्य आवेश को पास लाने पर महसूस होता है। अर्थात दोस्तों आवेश एक ऐसा बल होता है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस किया जा सकता है। जैसे कि जब आप किसी पॉजिटिव आवेश के पास किसी पॉजिटिव धनात्मक आवेश को लाते हैं तो आपको एक बल महसूस होगा और ऐसा लगेगा भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं यानी रिपेल कर रहे हैं। तो आइए आगे गुणों के बारे में जानते हैं। वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक आवेश, दूसरा होता है धनात्मक आवेश। अब ऋणात्मक आवेश क्या होता है आइए जानते हैं। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जब हम किसी वस्तु को हम उसको किसी भी माध्यम से चाहे ये आपके नीचे कुछ कारण रखे हुए हैं, चाहे हम घर्षण से, प्रेरण से या चालन से किसी भी विधि द्वारा अगर हम उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और वहाँ पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दूसरा होता है आपका बच्चों धनात्मक आवेश, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसी का जस्ट उल्टा होता है। जब किसी वस्तु पे कमी आएगी, तो वो कहेगा ना कि मुझे और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब वो इलेक्ट्रॉन माँगता है, तो वो धनात्मक बन जाता है। माँगने वाला कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसे प्लस की ज़रूरत है। तो वैसे ही याद रखिएगा ऋणात्मक जो देगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो लेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा। तो जो माँगेगा वो पॉजिटिव, जो देगा वो नेगेटिव। आई होप दोस्तों आपको ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं आवेश के कारण कि क्या कारण है कि आवेश किसी वस्तु पे आ जाता है। तो पहला कारण है घर्षण। मान लीजिए आप किसी कंघे को अपने सर पे बाल पे रगड़ें, कंघे पे जो आवेश आ जाता है उस आवेश को घर्षण कहते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा कि जब आप अपने किसी भी कंघे को अपने बालों में रगड़ के किसी कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर लगाते हैं, तो वो कागज उससे चिपकने लगता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा होता है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण कंघे पर आवेश आता है और वही आवेश आपके छोटे-छोटे कागजों को घर्ष आकर्षित करता है। दूसरा आपका हो जाता है प्रेरण। अब प्रेरण कैसा होता है जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब इंडक्शन में किसी एल्यूमीनियम फॉइल रख देते हैं तो वो उसे रिपेल करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इंडक्शन पे ना आपका एक इलेक्ट्रिक से आवेश जाता है। वो आवेश ट्रांसफर होने की कोशिश करता है एल्यूमीनियम फॉइल पे।
पर वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसीलिए वो रिपेल कर जाती है। तीसरा होता है आपका चालन। अब चालन का सबसे बेस्ट उदाहरण आपके पास हो जाता है तारें। जैसे विद्युत विद्युत तारा है, वायर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाते हैं तो वहाँ पे अपने आप वो उस तार में आवेश आ जाता है। आई होप दोस्तों आपको आवेश के कारण पता चल गए होंगे। आइए अब अगला टॉपिक हो जाता है आवेश के गुण। अब याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पे एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। सबसे पहला होता है आवेश एक अदिश राशि होती है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कि अदिश और सदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि वह होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है, पर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि ये नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पर हाँ, इसके पास इतना रहता है कि ये इसके पास अपनी वैल्यू रहती है। दूसरा, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को दूर रिपेल करते हैं, ढकेलते हैं। अब मैंने आपको इससे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आवेश प्लस और प्लस को आप एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन वही अगर आप प्लस और माइनस को पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, विपरीत आकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड आप इसे नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं। अब एम्पियर सेकंड इसकी एक क्यू बराबर आई, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। अब आई का मात्रक, आई मतलब धारा होती है, यहाँ पे आई बराबर आपकी विद्युत धारा और टी बराबर समय। तो आई आपकी वैद्युत धारा हो गई, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इंटू टी है तो इंटू टी का मतलब समय, और सब टी समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए आपका इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर इंटू सेकंड। आपका अगला पॉइंट हो जाता है यह क्वांटनाइज होता है। अब इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि क्वांटनाइज का मतलब क्या होता है। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझिए कि क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है एन प्लस प्लस माइनस एन ई। अब इस फॉर्मूले में ये जो आपका एन है, ये एन दर्शाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। आपको एन ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अब याद रखना दोस्तों, ये एन या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये कभी भी भिन्न में या फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऐसा ये कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब ये 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि आपका हो जाए 1 2 3, ऐसे ही आपके फॉर्म में रहेगा, ये कभी 1.2 1.3 इस फॉर्म में नहीं आ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। और चौथा आखिरी पॉइंट आपका हो जाता है आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। ये भी आपका एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। समय के साथ आप इस पे भी न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और मैं बता चुका हूँ आपको, जहाँ आई बराबर वैद्युत धारा और टी बराबर समय होता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों समय गलत लिख गया है। अब दोस्तों इसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वो हो जाते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बहुत इम्पोर्टेंट गुण हो जाते हैं कुछ। सबसे पहला, अगर आवेश विराम अवस्था में है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, तो ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है और ना ही ये वैद्युत चुंबकीय तरंग बनाता है। अब इसके ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर है जो हम आगे वीडियोस में कवर करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 12th का। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि विराम अवस्था का आवेश जो रहता है वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत चुंबकीय और वैद्युत चुंबकीय तरंग दोनों नहीं बनाता है। वही जो आवेश धीरे धीरे गति में है, मतलब नियत वेग से चल रहा है, वो वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, पर वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बनाता है। अब नियत वेग कैसा होता है, जैसे आप मान लीजिए आप एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आप निरंतर 40 की ही स्पीड से भगा रहे हैं, तो वहां पे आपका नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा और आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, पर आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बनेगी। वहीं पर अगर आपका विराम अवस्था में आवेश है, यानी वो रुका हुआ है, तो वो फिर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है। आपका हो जाता है लास्ट वाला त्वरित आवेश। त्वरित आवेश ऐसा होता है जैसे कि आप मान लीजिए आप हाईवे पे बाइक चला रहे हैं और कभी आपने 20 की स्पीड कर ली, कभी 40 की कर ली, कभी 60 की कर ली, कभी 5 की कर ली। तो इसी प्रकार से जब आप एक गति में नहीं चलते हैं, बार बार रुक कर या बढ़कर चलते हैं, तो उस अवस्था में आपका वैद्युत क्षेत्र भी बनता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और साथ में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग भी बनती है।
तो आई होप दोस्तों आपको ये आवेश के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपको इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहीं से आपका ये टॉपिक वैद्युत आवेश कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक वैद्युत आवेश कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा गॉस का नियम। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग गॉस के नियम को पढ़ने वाले हैं और उसी के साथ हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग अगली वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले। और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमें आपके अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम आपके कमेंट्स को एक-एक कमेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, हम उन्हें अच्छी तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।